Hello everyone, again welcome back in my channel Learn with अंशिता। आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स इन एडल्ट्स, यानी जो वयस्कों में ऐसे कौन से किस प्रकार के संप्रेषण दोष हैं या ऐसे कौन कौन सी वाणी व भाषा की समस्याएं हैं जो ज़्यादातर वयस्कों में देखी जाती हैं। तो बेसिकली जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपने डिस्कस किया या आपने कहीं भी पढ़ा होगा या सुना होगा कि बच्चों में ज़्यादातर जन्मजात स्थितियों की वजह से या फिर कोई मानसिक समस्या या फिर किसी भी प्रकार की कोई संवेगात्मक समस्याओं, कोई सेंसरी डिसेबिलिटीज़ की वजह से बोलने की या वाणी व भाषा की समस्याएं होती हैं। तो ऐसे क्या कारण है जो एडल्ट्स में भी ये समस्याएं हो सकती हैं। तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा कॉजेज़ को समराइज करने की कोशिश करूँगी। ज़्यादातर ये कॉजेज़ स्ट्रक्चरल हो सकते हैं, यानी कोई उनके बॉडी ऑर्गन में कोई इस तरीके का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो गई हो, मे बी एक्सीडेंट के थ्रू या मे बी किसी ट्रॉमा के थ्रू, एज वेल एज किसी भी तरीके का कोई किसी भी ऑर्गन में ट्यूमर अगर हो जाता है, जो हमारे भी स्पीच लैंग्वेज मैकेनिज्म के जितने भी ऑर्गन्स में अगर किसी भी प्रकार का ट्यूमर होता है, नर्वेशन की प्रॉब्लम होती है, मसल वीकनेस होती है, या फिर हमारे ब्रेन से संबंधित कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि क्या कहते हैं ट्यूमर्स हो सकता है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो सकती है, ब्रेन डैमेज हो सकता है राइट हेमिस्फीयर में या लेफ्ट हेमिस्फीयर में। तो किसी भी प्रकार का कोई ब्रेन से संबंधित अगर समस्या हो रही है, कई बार कुछ साइकोलॉजिकली भी कॉजेज होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, इन सारी वजहों से भी कई बार हो सकता है, या हमारा थॉट प्रोसेस इन सब में कोई परिवर्तन आ रहा है, इस वजह से भी हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से कह सकते हो आप एडल्ट्स में कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि किस किस प्रकार के कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्रैक्सिया ऑफ स्पीच की। अब बेसिकली क्या होता है, जब हमें बोलना होता है तो उसके लिए हमारे ब्रेन में कोई मैसेज, मतलब इस तरीके का मैसेज जनरेट होता है कि आप ठीक है, जैसे कि मुझे आज आपको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के बारे में बताना है, तो मेरे ब्रेन में इस चीज़ का मैसेज बनता है और वो मैसेज कन्वे होता है टू अदर आर्टिकुलेटर्स, टू अदर बॉडी पार्ट्स। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, मैसेज कन्वे होने में प्रॉब्लम हो रही होती है। कॉजेज में ऑलरेडी आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ब्रेन से न्यूरोलॉजिकल कोई कॉजेज हो सकते हैं, ब्रेन से संबंधित कोई ट्रॉमा है, इंजरी है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, डिमेंशिया है, किसी भी तरीके का न्यूरोलॉजिकल जो समस्याएं हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारे जो आर्टिकुलेटर्स हैं, जैसे लिप्स हो गए, टंग हो गए, तो इनके मूवमेंट से संबंधित समस्याएं होती हैं और कई बार ये समस्याएं हमारे लिम्स में भी देखी जाती हैं, जिसे लिम्स एप्रैक्सिया भी बोलते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमने एक बार जो प्रोडक्शन किया उसको दोबारा करने में समस्या हो रही है, कोई भी उच्चारण एक बार से ज़्यादा करने में दिक्कत है, स्टार्टिंग करने में दिक्कत हो रही है, या फिर हमें कोई इमिटेट करने को बोलता है, अच्छा ठीक है ये बोलो, तो उसको तुरंत इमिटेट करने में दिक्कत हो रही है। हमारे टंग और लिप्स को प्रॉपर मूव करने में उनको आप नोटिस करोगे कि उस व्यक्ति विशेष को या स्पेसिफिक पर्सन को प्रोड्यूस करने में बहुत ही स्ट्रेस देना पड़ रहा है, वो बहुत ही मोल्ड करने की कोशिश कर रहा है आर्टिकुलेटर्स को, जैसे वॉबलिंग भी इस तरीके से बोलने की वो कोशिश कर रहा है। इस तरीके की चीज़ आप देख सकते हो। तो ये आता है अप्रैक्सिया के अंतर्गत, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो ब्रेन से वो मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहे हैं। और इस तरीके के ट्रीटमेंट में SIPs ज़्यादातर क्या करते हैं, बार बार प्रोडक्शंस पे काम करते हैं, साउंड लेवल पे, देन वर्ड लेवल पे, देन उसके फ्रेजेस लेवल पे, देन सेंटेंस लेवल पे, इमिटेशन स्किल्स पे काम करते हैं और ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि कुछ ऑटोमेटिक साउंड्स होते हैं, ऑटोमेटिक स्पीच होती है, जैसे हमें हाय बोलना है, हेलो बोलना है, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होती, बट सडनली अगर हमें कुछ और अदर साउंड प्रोड्यूस करना है तो उसमें दिक्कत आती है, तो उस पर वो काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिजार्थ्रिया, जो कि बेसिकली रिलेटेड है न्यूरोमोटर डिसऑर्डर है, जिसमें मसल्स में वीकनेस पाई जाती है। वो मसल वीकनेस ब्रीदिंग की भी हो सकती है, थ्रोट की हो सकती है, लिप्स की हो सकती है, टंग की हो सकती है, फेस की हो सकती है। तो मसल्स वीकनेस की वजह से प्रॉपर प्रोडक्शन ऑफ साउंड नहीं हो पा रहा, हम सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, इसमें ये समस्याएं होती हैं। और इसमें स्लर्ड स्पीच होती है, मतलब कि कुछ जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मीनिंगलेस है, क्लियर नहीं हो रहा वो क्या बोल रहे हैं, वो बोलने की जो कोशिश कर रहे हैं बहुत ही धीमी
मतलब उनकी लाउडनेस बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत बहुत कोशिश करते हैं बोलने की, तो बहुत सॉफ्ट लेवल पे बोलते हैं, लेकिन हाँ रेट उनका रैपिड होता है, बहुत फास्ट बोलते हैं। इसीलिए एसएलपीज जब काम करते हैं तो उनके रेट को फास्ट करने को और जो उनकी वोकल क्वालिटी सॉफ्ट है उसको थोड़ा सा लाउड करने की कोशिश करते हैं विथ क्लियर आर्टिकुलेशंस की, मतलब वो प्रॉपरली अपार्ट, और वो मसल एक्सरसाइज पे मतलब काम करते हैं, ओरल पेरिफेरल एक्सरसाइजेस कराते हैं ऑल आर्टिकुलेटर्स की। एंड नेक्स्ट हमारा थर्ड आता है स्टटरिंग, जो कि बेसिकली एक फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स है। जब भी हम बात करते हैं या ड्यूरिंग मेरी भी वीडियो में आपने कई बार नोटिस किया होगा, मैं कुछ ब्रेक्स लेती हूँ या कई बार कुछ शब्दों को दोहरा रही हूँ, तो ये इट्स अ नॉर्मल थिंग, ये डिस्फ्लुएंसीज होता है। बट आप कई बार नोटिस करोगे कुछ व्यक्तियों में नंबर ऑफ डिस्फ्लुएंसीज सामान्यता से ज़्यादा हो जाता है, वो एक्सेसिव हो जाते हैं, कई बार वो बिल्कुल रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, बोलने में उनको बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। यू कैन फील द टेंस, आप एक तरीके के टेंस मतलब आप कह सकते हो तनाव महसूस करते हो मसल्स में। और कई बार कुछ सेकेंडरीज अदर बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं, जैसे गर्दन हिलाना, टैप करते रहना या कुछ हाथों का मूवमेंट करना, कि किसी तरीके से फोर्सफुली वो साउंड निकल जाए। कई बार ये उस कोप अप करने के लिए बोलते हैं, और कई बार वो यूजुअल मतलब एक आदी हो जाते हैं उस चीज़ को करने के, पलके झपकाते हैं बार बार कि कुछ साउंड निकल जाए इस तरीके से। और सेकेंडरीज ऑब्वियसली देखने को मिलती है। एक और बहुत खास बात होती है अवॉइडेंस, मतलब कि वो उस स्थिति को नकारने की कोशिश करते हैं जिसमें उन्हें प्रोडक्शन करना होता है। तो बेसिकली इसमें ज़्यादातर फैमिली हिस्ट्री अगर रही है या चाइल्डहुड में आपको स्टटरिंग की एनएनएफ का इशू रहा, एनएनएफ इज़ अ नॉर्मल डेवलपमेंटल फेज, उसके बाद बचपन में जब आप छोटे रहे हो तब आपको स्टटरिंग का इशू रहता है, वो ठीक नहीं होता, या दैट टाइम आपने कुछ हेल्प नहीं ली होती, थेरेपी नहीं करवाई होती, तो वो कंटिन्यूएशन हो जाता है एंड नंबर ऑफ डिस्फ्लुएंसीज डे बाय डे बढ़ते जाते हैं। तो कई बार उसकी वजह से कई बार एनवायरमेंटल इफेक्ट हो सकता है, कई बार आपका, मैंने जैसे पहले भी बताया, साइकोलॉजिकल कॉजेस किसी भी तरीके के हो सकते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कुछ इस तरीके की समस्याएं हैं। अच्छा, स्टटरिंग में ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है किसी भी तरीके का रिपीटिशन, वो सिंगल साउंड का हो सकता है, मोनोसिलेबल का, बाइसिलेबल्स हो सकते हैं, या फिर पूरा पूरा वर्ड रिपीटिशन है, जैसे कि मम मम मम, मेरा नाम है, इस तरीके से आप देखोगे एकदम से थोड़ी देर के लिए ब्लॉक या पॉज आ जाता है कि वो बहुत कोशिश करते हैं कि मेरा नाम इस तरीके से प्रोलॉन्ग करके बोलने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ये लक्षण हैं स्टटरिंग के। इसके लिए भी बहुत सारी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराई जाती है टू रिलैक्स द मसल्स, सेकेंडरीज को अवॉइड करने की कोशिश की जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाता है उनको। जैसे कि आप, अच्छा एक और चीज़ होती है, जब स्टटरिंग की सीवियरिटी कब बढ़ती है, जब आप बहुत एक्साइटेड होते हो, किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो या कोई स्ट्रेंज अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है, जैसे कि बैठे हो, अच्छा चाहो उससे टाइम पूछ कर आओ, तो वो एकदम से सडन जो होता है उसमें बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं वो अपनी स्पीच को लेके, तो उस समय ज़्यादा नोटिस की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा वॉइस डिसऑर्डर। बेसिकली वॉइस डिसऑर्डर्स में हमारे जो इसके अगर आप परिभाषा देखो तो उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि हमारा जो एक कल्चरल बैकग्राउंड है, हमारी जो एज है, हमारा जो एज ग्रुप है, इन सब के आधार पे जेंडर वाइज भी जो हमारा एक नॉर्मल सामान्य वाणी या वॉइस होनी चाहिए वो ना होकर असामान्य होती है और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें देखे गए डिसऑर्डर्स कुछ ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स की वजह से हो सकते हैं। फंक्शनली आप, जैसे कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वाणी का प्रयोग होता है, जैसे कि जो कॉल सेंटर्स पे काम करते हैं, हमारे टीचर्स हो गए, लेक्चरर्स हो गए, स्पीच पैथोलॉजिस्ट इवन भी उस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादातर बोलकर अपने स्टिमुलेशंस प्रोवाइड कराने होते हैं। कुछ आप जो देखो छोटे छोटे स्टॉल लगाते हैं, टी स्टॉल हो गई, सब्जी वाले हो गए, वो जिस तरीके से बोलते हैं गलत तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। कुछ ये कारण हो सकते हैं, कुछ साइकोजेनिक कॉजेज भी होते हैं, कुछ केसेस में न्यूरोलॉजिकल कोरिलेशन होता है, लाइक नर्वेशन प्रॉपर नहीं हो रही, पैरालिसिस हो रखी है उस ऑर्गन की, वहाँ पे ब्लड सप्लाई या फिर वहाँ पे पूरे मैसेजेस कन्वे नहीं हो पा रहे हैं साइनेप्टिक बटन्स के थ्रू, तो इन केसेस में भी देखा जा सकता है। तो वॉइस डिसऑर्डर्स
के लिए भी ज़्यादातर वोकल हाइजीन पे ध्यान दिया जाता है, वोकल रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है और वॉइस की क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है। जैसे कई बार वॉइस डिसऑर्डर्स में पेशेंट महसूस करते हैं ब्रीदिंग वॉइस है, हार्श वॉइस है, हाइपरनेजालिटी है, हाइपोनेजल हो रही है, स्ट्रेन्ड वॉइस है, तो इस तरीके के अगर लक्षण होते हैं तो उन कमियों को दूर किया जाता है। और नेक्स्ट आता है हमारा अफेजिया। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर्स। तो जो बेसिकली राइट हैंडेड होते हैं उनका अपोजिट साइड का हेमिस्फीयर ज़्यादा डोमिनेट होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, और जो लेफ्ट हैंडेड होता है उनका राइट होता है। तो अगर आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर में किसी भी तरीके का जो डैमेज हो सकता है, चाहे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो, क्या कहते हैं, कोई ट्यूमर हो या कोई ब्रेन स्ट्रोक हुआ हो, तो उसकी वजह से हमारे मतलब स्पीकिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, रीडिंग राइटिंग कैपेसिटीज में इशू आते हैं। राइट हेमिस्फीयर में तो इमोशंस को गेट करना, मीनिंग कंक्लूड करना, जोक्स को समझना, किसी भी लाइन को पढ़ के उसका मीनिंग निकालना, इस तरीके की चीज़ों में समस्याएं आती हैं। मेमोरीज में इशू हो सकते हैं। तो इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया, जब हमें बोलने में दिक्कत है, हमें किसी चीज़ का नाम प्रोड्यूस करना है, हमें कोई चीज़ चाहिए, दिमाग में तो कॉन्सेप्ट है, बस हम उस वस्तु का नाम भूल गए हैं, सडन हमें कुछ बोलना है, किसी चीज़ को दोहराना है, एज वेल एज कोई कुछ बोल रहा है उसको समझना है, या उस पर्टिकुलर एक साउंड को बोल रहा है, उस चीज़ का मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ बोल रहा है। अच्छा, इसमें कई बार होता है कि हम बोलते तो वोकैबुलरी का ही साउंड है, बट जो नीडेड है वो नहीं बोल रहे। जैसे मुझे चाहिए, मुझे 1 कप चाय चाहिए, मुझे एक शू दे दो, शू, उस समय मुझे चाय चाहिए, शू का भी वर्ड है बट वो उस समय नहीं नीडेड है। जो मुझे चाहिए, मुझे मेरी वोकैबुलरी में वो वर्ड खोजने पड़ रहे हैं कि मुझे क्या बोलना है, उस समय कौन सा वर्ड बोलना है। नेमिंग में इशू है, कोई वस्तु सामने रखी है, इसे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की समस्याएं होती है। अगर राइट हेमिस्फीयर डिसऑर्डर्स में होते हैं तो कोई जोक है, कोई लाइन लिखी है, उसका मीनिंग समझने में, इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स, उनके लक्षण और ये सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की बहुत ही समराइज पैटर्न पे। और आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बताऊं। कोई क्वेरीज है तो पूछिए। अब तक आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए और करिए। लर्न विद अंशिता के नाम से मैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, स्लाइड शेयर, लिंक्डइन पे अवेलेबल हूँ, वहाँ जाइए और प्लीज़ जल्द से जल्द मुझे फॉलो करना शुरू करिए। और हाँ, वैक्सीनेशन लगवाइए। कोरोना से बचने के लिए जितनी भी गाइडलाइंस दी जा रही है उनको फॉलो करिए। किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव, चिंता, इन सारी चीज़ों को दिमाग में मत बैठाइए, इससे दूर रहिए। योग करिए, एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, थोड़ा सा नेचर से जुड़ने की कोशिश करिए और आप महसूस करोगे कि आप सच में अपने आप में बहुत हल्का महसूस कर रहे हो। और देखते रहिए लर्न विद अंशिता। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।